हेलो एंड वेलकम टू वन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम अर्थात साम्यावस्था के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने 2 वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसके हमने पहले पार्ट में टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंतर्गत रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस किया था, जबकि सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सक्रिय द्रव्यमान अर्थात एक्टिव मास को डिस्कस किया था और उसके न्यूमेरिकल्स के 1-2 एग्जाम्पल्स करके हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आता है, तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक करके और बार बार बैक करके आप इसको समझ सकते हैं। रासायनिक साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन सामने ग्रीन बोर्ड पर लिख रखी है, A+B=C+D। ये रिएक्शन अगर दिशा में अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन और पश्चिम दिशा अर्थात बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में हो सकती है। यदि ये रिएक्शन अगर दिशा में होगी अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो यहाँ पर A और B अभिकारक आपस में रिएक्शन करेंगे, और यदि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो यहाँ पर C और D आपस में अभिक्रिया करके A और B हमको देंगे। तो यहाँ पर हमने ये माना है कि जो अभिकारक हैं उनका सक्रिय द्रव्यमान 10 मोल प्रति लीटर है, और जब ये आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं तो उत्पाद हमको प्राप्त नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं कि t बराबर 0 सेकंड पर कोई भी उत्पाद हमको प्राप्त नहीं होता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान घटेगा और उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें वह कंडीशन ज्ञात करनी है जबकि अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। वही अवस्था साम्यावस्था या केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो थोड़ा सा समय यहाँ पे बढ़ा देते हैं t1 समय पर, जो कि t1 ज्यादा है t से। हमने यहाँ पर ये माना कि A और B के 2 मोल आपस में रिएक्शन कर गए, तो हम कह सकते हैं कि t1 सेकंड पर जब A और B के 2 मोल आपस में रिएक्शन करते हैं तो C और D के 2 मोल प्रति लीटर बन जाते हैं, और इतनी ही अमाउंट यहाँ पर कम हो जाती है और A के 8 मोल और B के 8 मोल A के और B के 8 मोल प्रति लीटर शेष रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान घटेंगे और उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान बढ़ेंगे। t2 सेकंड पर, जो कि t1 से ज्यादा है, A के 2 मोल और रिएक्शन कर जाते हैं B के 2 मोल से। तो यहाँ पर 8 में से हम 2 घटा देंगे और इनके 6 मोल प्रति लीटर शेष बचेंगे, और यहाँ पर उत्पादों की मोलों की संख्या बढ़कर के 4 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। क्योंकि अभी भी A और B का सक्रिय द्रव्यमान ज्यादा है तो इनके रिएक्शन करने की जो रेट होगा, इनके अभिक्रिया करने की जो दर होगी वो ज्यादा होगी, और C और D चूंकि इनके सक्रिय द्रव्यमान कम है तो इनका अभिक्रिया करने की दर कम होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। t3 सेकंड पर हम देखते हैं t3 की जो वैल्यू है वह t2 की वैल्यू से ज्यादा है। A और B के 1-1 मोल और रिएक्शन कर जाते हैं, तो यहाँ पर ये A और B घट करके 5 मोल प्रति लीटर रह जाते हैं, जबकि C और D बढ़कर के 5 मोल प्रति लीटर हो जाते हैं। तो t3 सेकंड पर हमने ये देखा कि अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान और उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान आपस में समान हो जाते हैं। तो इसी अवस्था को हम रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। रासायनिक साम्यावस्था वह अवस्था होती है जबकि अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के समान हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर रासायनिक साम्यावस्था की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें कि अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर होते हैं रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। आप इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में ऐसा ही लिख लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे को बढ़ने के लिए ये जो रासायनिक साम्यावस्था वाला टॉपिक है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको कोई कठिनाई आती है या कोई परेशानी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर आप रासायनिक साम्यावस्था से संबंधित
उनके कुछ प्रमुख लक्षण देख रहे हैं। जैसे कि आप पहले वाले लक्षण को देख रहे होंगे, जिसमें कि वह कहना चाहता है रासायनिक साम्यावस्था पर अभिक्रियाओं के सक्रिय द्रव्यमान उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर या समान हो जाते हैं। तो ये वाला जो लक्षण है हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सेकंड में वह कहता है रासायनिक साम्यावस्था पर अगर अभिक्रिया का वेग और पक्ष अभिक्रिया का वेग आपस में बराबर हो जाते हैं, चूंकि अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के समान हो जाते हैं, तो उनके अभिक्रिया करने की दर या अभिक्रिया करने का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन भी बराबर हो जाते हैं। तो रासायनिक साम्यावस्था का ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण है, जिसमें कि रासायनिक साम्यावस्था पर अगर अभिक्रिया की दर और पक्ष अभिक्रिया की दर आपस में बराबर हो जाती है। तीसरे पॉइंट में वह कहता है ताप, दाब, सांद्रता। सांद्रता चाहे वो अभिकारकों की हो चाहे उत्पादों की हो, और आयतन में परिवर्तन करने पर रासायनिक साम्यावस्था परिवर्तित हो जाती है। तो जब हम लाशतालिये का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस टॉपिक को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में वह कहता है रासायनिक साम्यावस्था गतिक होती है। गतिक का मतलब वह रुकती नहीं है, समान दर से वह अग्र दिशा में या पश्च दिशा में होती रहती है। जैसे कि आपने देखा कि साम्यावस्था पर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान आपस में बराबर हो जाते हैं, और यदि आपको ऐसा लगता हो कि अब अभिक्रिया का होना रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। समान दर से अभिक्रिया अग्र दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में और पश्च दिशा में बैकवर्ड डायरेक्शन में होती रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फिफ्थ, वह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह तब क्लियर होगा जब हम थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि वह कहता है कि साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी शून्य होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन के अंतर्गत मिलेगा कि रासायनिक साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा कितनी होती है, उसका मान क्या होता है, क्या वह 0 से ज्यादा होती है, क्या वह 0 से कम होती है या 0 के बराबर होती है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा अर्थात डेल्टा जी का मान 0 होता है। इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। इससे संबंधित पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जो हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियोस हैं उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तीनों ही वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो चैप्टर है इन तीनों ही वीडियोस पर डिपेंड करता है। यदि आपको ये तीनों वीडियो के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तभी आप इस चैप्टर को आगे की ओर समझ पाएंगे। आप इन वीडियोस को अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, और यदि कोई आपको कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।